हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। यानी अगर हम किसी मॉलिक्यूल का नॉर्मल मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम निकालेंगे, उसका स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है, और उसके बाद में अगर वैसे ही मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम निकालेंगे लेकिन उसमें कुछ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये रहता है कि हम पहले नॉर्मल एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे। इसमें कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16, तो दीज आर नॉर्मल एटम्स, है ना। लेकिन अगर हम यही कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और इसमें लेंगे हम कार्बन 13 या कार्बन 14 लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे 16, इसको मैं बोलूँगा आइसोटोपिक, क्योंकि ये जो है ना, ये कार्बन 13 इट इज़ आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मैंने आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की, समझ में आया ना। तो मैं बोलूँगा कि ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये है आइसोटोपिक मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क पड़ता है, या इस आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या असर पड़ता है, हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर हम स्पेक्ट्रम निकालते हैं ना, तो स्पेक्ट्रम निकालने के बाद में हमें स्पेक्ट्रम इस तरह दिखता है। ये लाइन्स, मान लीजिए मैं रफ बना रहा हूँ, इस तरह लाइन दिखेंगी, तो बीच में सपोज बड़ी लाइन है, लेकिन इन लाइन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2b के बराबर रहता है। यहाँ पे भी 2b, ये भी 2b, क्लियर। अब ये जो b है ना, b इट इज़ कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल कांस्टेंट। तो इसका जो वैल्यू आता है वो बराबर रहता है h/8 π² IC। h क्या है, मैं लिखूंगा यहाँ पे h इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट। अब पाई तो मालूम है, पाई तो कांस्टेंट। ये c क्या है? c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है, ठीक। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखूँ, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है। अब I जो है ना, I क्या है यहाँ पे? I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये बराबर रहता है रिड्यूस्ड मास इनटू r², राइट। यानी दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर इनटू रिड्यूस मास, यानी ये मान लो m1 है, ये m2 है। रिड्यूस मास का मतलब रहता है म्यू, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये है रिड्यूस मास, ये याद रखना, ठीक। तो ये आपको मालूम होगा थोड़ा बहुत, क्लियर। तो अब यहाँ पे b जो है ना, b यहाँ पे b क्या है? b इज रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, रोटेशनल कांस्टेंट। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्लियर। तो चेंज क्या हो रहा है? या तो b चेंज हो रहा है या फिर I चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब b का वैल्यू I पे डिपेंड करता है। तो मैं ये लिखूंगा, ये सब कांस्टेंट है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, b इज इक्वल टू h/8 π² c इंटू I, ठीक। ये सब क्या है? कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो ये है अपना फंडा, ये अपनी इक्वेशन है, क्लियर, समझ में आया। अब मैं अगर लिखूं ये b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b नॉर्मल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I नॉर्मल, राइट, एंड b आइसोटोपिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आइसोटोपिक। इतना समझ में आया। अब मैं इनका रेशो अगर निकालूंगा, मैं लिखूंगा ऐसा, b नॉर्मल डिवाइड बाय b आइसोटोपिक। मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं बताना चाहता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं b नॉर्मल डिवाइड बाय b आइसोटोपिक लिखूंगा, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 1/I नॉर्मल डिवाइड बाय 1/I आइसो, ठीक।
ऐसे आएगा ना, वो बराबर आएगा 1/i नॉर्मल इंटू आई आइसो डिवाइड बाय 1, राइट, या बराबर आएगा आई आइसो डिवाइड बाय आई नॉर्मल, राइट। तो फिर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, बी नॉर्मल डिवाइड बाय बी आइसो, ठीक, इज इक्वल टू आई आइसो, राइट, आई आइसो डिवाइड बाय आई नॉर्मल, चलेगा। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। ये गौर से देखना, इसको हम ध्यान में रखेंगे और ध्यान में बिठा देंगे। इतना क्लियर है? ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। तो अब आपके पास में दो इक्वेशंस आ गई, एक तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i, दूसरा b नॉर्मल बाय b आइसो इज इक्वल टू i आइसो डिवाइड बाय i नॉर्मल। i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा b नॉर्मल या b आइसोटोपिक डिवाइड बाय, एक मिनट रुको, पहले b नॉर्मल लिखा था, ठीक है, b नॉर्मल डिवाइड बाय b आइसोटोपिक, वो लिखा था हमने बराबर i आइसोटोपिक डिवाइड बाय i नॉर्मल, इसके बराबर लिखा था, राइट। ये इक्वेशन थी हमारी। अब देखो i जो है ना, i मैंने आपसे कहा i बराबर रहता है म्यू इंटू आर स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसके इस पे देखूँ, इस इक्वेशन के हिसाब से देखूँ, फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ऐसे b नॉर्मल डिवाइड बाय b आइसो इक्वल टू, अब ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, किसके? म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं लिख सकता हूँ फिर ऐसे म्यू आइसो डिवाइड बाय म्यू नॉर्मल, ये याद रखना। अब म्यू क्या है? म्यू ये रिड्यूस्ड मास, मेरी तरफ ध्यान देना, ये भी रिड्यूस्ड मास है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया था? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने लिया आइसोटोपिक, यहाँ पे C13 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 16, राइट, ये आइसोटोप लिया था मैंने। और नॉर्मल में क्या लिया था? कार्बन 12 डिवाइड बाई कार्बन ऑक्सीजन 16। तो मास किसका ज़्यादा है? मास यहाँ पे ज़्यादा है ना, यहाँ पे मास ज़्यादा है। इसका मतलब आइसोटोप का जो रिड्यूस्ड मास है, मैं कहूँगा ऐसा म्यू आइसो इज़ ग्रेटर, या मैं ऐसा बोलूँगा इट इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉर्मल। समझ में आया? क्लियर? क्यों इससे ग्रेटर है? क्योंकि इसका देखो, इसका मास ज़्यादा है ना, इसका 13 है, इसका कितना है? 12। यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ पे लेकिन ज़्यादा है मास, तो इसका मतलब आइसोटोपिक जो मास है, रिड्यूस्ड मास है, वो ज़्यादा रहता है नॉर्मल रिड्यूस्ड मास से। समझ में आया? इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है, दैट मीन्स ये मोर देन 1 होगा। मैं बताऊंगा कैसे। सपोज अगर ये 6 है या ये 13 है, ये 12 है, मैं सिंपली ये बताऊंगा, ये 13 है, ये 12 है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा डिवाइड, तो 12 यानी 12 का 12, 12 का 12, यहाँ पे बचता है फिर भी 1 है ना, 1 बचता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये मोर देन 1 होगा, राइट। समझ में आया ना? तो मैं इसको ये कह सकता हूँ Bn डिवाइड बाय B आइसो इज़ ग्रेटर देन 1। क्यों ग्रेटर देन 1 है? क्योंकि आइसोटोपिक मास ज़्यादा है। क्लियर? अगर ये आइसोटोपिक मास इससे कम आता है, फिर वैल्यू भी इससे कम आता है। क्लियर? समझ में आया? अब अगर ये इससे ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अगर मैं इधर ले जाऊँ, ये बन जाएगा देयरफॉर B नॉर्मल इज़ ग्रेटर देन B आइसो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। देखो मान लीजिए ये है अपने पास में ग्राफ एक, ये नॉर्मल का ग्राफ है, ठीक। यहाँ पे इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये 2b के बराबर है। मान लीजिए ये 2b पे आता है, ये 4b पे आता है, ये 6b पे आता है, ये 7b पे आता है। आप मेरी बात समझ रहे ना?
तो ये जो एक्चुअली यानी बी है 2B, लेकिन ये नॉर्मल का बताया मैंने, ये जो है ना ये बड़ी लाइंस ये नॉर्मल है। अब मैं बताऊंगा नॉर्मल क्या है। ये जो लाइंस है ना ये नॉर्मल है, क्या है ये नॉर्मल। अब मैं ऐसे लाइंस लूँगा, ऐसे लाइंस वो मैं लूँगा आइसो के लिए, आइसोटोप के लिए, आइसोटोपिक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी नॉर्मल इज ग्रेटर देन बी आइसो, इसका मतलब अगर नॉर्मल की लाइन यहाँ पे आती है तो आइसोटोपिक लाइन यहाँ पे आएगी, राइट। यहाँ पे भी नॉर्मल लाइन अगर यहाँ पे आती है तो आइसोटोपिक लाइन इससे नीचे आएगी। यहाँ पे नॉर्मल लाइन यहाँ पे आती है तो आइसोटोपिक लाइन यहाँ पे आएगी, नॉर्मल लाइन यहाँ पे आती है तो आइसोटोपिक यहाँ पे आएगी। तो आइसोटोपिक लाइन जो है ना वो इससे नीचे ही आएगी, ठीक है, ये इससे नीचे ही आएगी। अब मैं अगर इसका एनर्जी लेवल्स देखूँ, एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ या रोटेशनल कांस्टेंट क्वांटम नंबर्स के हिसाब से देखूँ, तो हमारे पास में दो तरह के ग्राफ आएंगे। एनर्जी ऐसे जाएंगे तो ज़्यादा होगी, ऐसे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो कम होगी। देखो यहाँ पे एक लाइन आएगी ये J = 0, ये J = 1, ये J = 2, है ना, ये J = 3, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, J = 3, राइट। ये आपको मालूम है। यहाँ पे जो B होगा वो 0B होगा, ये 2B होगा, ये 6B होगा, सॉरी हाँ 6B होगा ये, और यहाँ पे जो वाइब्रेशन इसमें वेव नंबर होगा वो होगा 12B, राइट, 12B, क्लियर। लेकिन ये जो है ना ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल मॉलिक्यूल के लिए ऐसा ग्राफ आएगा। अब मैं अगर आइसोटोपिक ले लूँ, आइसोटोपिक में पहली एनर्जी लेवल यहाँ पे आएगी नीचे थोड़ी सी, फिर दूसरी यहाँ पे आएगी इससे नीचे, इससे तो कम ही होगी, है ना, फिर इससे कम ही होगी, फिर इससे भी कम ही होगी, क्लियर। ये मान लो ये नॉर्मल का ग्राफ है, ये वाला नॉर्मल का ग्राफ है, राइट, यानी नॉर्मल की एनर्जी लेवल्स होंगी नॉर्मल मॉलिक्यूल की, और ये वाली जो एनर्जी लेवल्स होंगी ना, ये वाली एनर्जी लेवल्स होंगी आइसोटोप की। इसको बोलूँगा मैं आइसोटोप, आइसोटोपिक मॉलिक्यूल, यानी जिसमें हमने कार्बन 12 के बदले में कार्बन 13 रखा है, ठीक। यहाँ पे ये J = 0, J = 1, J = 2, J = 3, ये जो लाइन्स है ना ये देखो इससे नीचे ही रखी मैंने। ये ऑब्वियसली ये हमने देखा वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि B नॉर्मल B आइसोटोप से ज़्यादा रहता है, क्लियर। अगर रिड्यूस्ड मास इसका आइसोटोप का ज़्यादा रहा तो, अगर आइसोटोपिक का रिड्यूस्ड मास कम रहा तो फिर तो पता ही है, फिर BN/B आइसो <1 आएगा, यानी BN आएगा <B आइसो, क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगर मैं इसका लिखूँ, ये लिखूँगा मैं 0B-, फिर लिखूँगा मैं यहाँ पे 2B-, यहाँ पे 6B-, यहाँ पे 12B-, ऐसे लिखूँगा आइसोटोपिक के लिए। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं इन कंक्लूजन, शॉर्टकट में बताता हूं मैं आपको, हेवियर आइसोटोप अगर हम डालेंगे तो माइक्रोवेव की स्पेक्ट्रल लाइंस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती हैं कि राइट की तरफ, बोलो, शाबाश। अगर मैं हेवियर आइसोटोप रखूं तो क्या होगा, जो लाइंस है ना, लाइंस माइक्रोवेव स्पेक्ट्रल लाइंस, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रल लाइंस वो कहाँ शिफ्ट होंगी, शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये इधर की तरफ शिफ्ट होती है, राइट की तरफ। और अगर ये आइसोटोप का मास कम है यानी छोटा है, यानी लाइटर आइसोटोप है, लाइटर आइसोटोप कभी कभी हो भी सकता है ना, आपको हेवियर का दिया है और ये मांग रहा है छोटे का, तो हेवियर लाइटर आइसोटोप में क्या होगा, वो शिफ्ट क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, है ना, ये आप क्लियर याद रखना। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, हेवियर आइसोटोप से
मॉलिक्यूल लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ जाता है, एनर्जी लेवल्स में गैप कम हो जाती है, गैप छोटी हो जाती है ना, यहाँ पे जैसे कम हो गई। और इसका जो रोटेशनल कांस्टेंट है बी, रोटेशनल कांस्टेंट, वो भी कम हो जाता है, वो भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये बात याद रखना, दिमाग में बिठा देना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये माइक्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने में थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप ये जो लेक्चर्स मैंने बताया आपको, अगर आप ये गौर से सुनेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद में आप बुक कंसल्ट करना, ठीक है। तो ये याद रखना। चलो ओके बाय।